नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। फ़लस्तीन का एक हिस्सा गज़ा इस वक्त बदतरीन हसार की जद में है। 800 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइल का ये कहना है कि अभी तो हमने मार लगानी शुरू की है। जवाब भी आ रहा है। इस वक्त ये तमाम के तमाम ख़ित्ता तमाम दुनिया के अमन को बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको समरी देना चाहते हैं आज की बड़ी खबरों की। इसराइल ने गजा में ईंधन, बिजली और पानी की फरहमी बंद कर दी। लाखों अफराद बेघर, स्कूल और मसाजिद भी इसराइल के निशाने पर। सदाकत अब्बासी के मुताबिक 9 में हमलों के अहदाफ बुशरा बीबी और इमरान खान ने तय किए। मकसद मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत था। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा उम्मीद पाकिस्तान बुक करा लिया। जजेस की जानिब से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस गुस्से में आ गए। कहा कि 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ। सदर अलवी चाहते हैं कि ताउन और दरगुजर के साथ तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौके फराहम किए जाएं। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम आदिल शाहज़ेब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब को भी हमने दावत दी हुई है, जो बात करेंगे उस मशहूर ज़माना इंटरव्यू की सदाकत अब्बासी का, जो कल डॉन पर एयर हुआ। इस मतलब पाकिस्तान में मीडिया और मीडिया एथिक्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है, तो ये दोनों हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। आदिल शाहज़ेब साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब एज़ यू नो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं। फ़लस्तीन की तरफ हम चलते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मंसूर जाफ़र साहब, जो एडिटर हैं अल अरेबिया न्यूज़ के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन ये भी बता दें कि गज़ा से हम आवाज़ आपको सुनवाना चाहेंगे उन लोगों की जो वहाँ पर मौजूद हैं और उसको विटनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वफ़ा अल अदीनी जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है गज़ा से, हमें ज्वाइन करें। अगर वो नहीं तो रामे अमीन जो वहाँ पर फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मंसूर साहब, स्टार्टिंग विद यू, आज के दिन बहुत खौफ व हिरास था और शहादतें भी हुई, लेकिन सबसे आपको स्ट्राइकिंग न्यूज़ जो आपका नेटवर्क भी चला रहा है वो क्या है आज के गज़ा के हवाले से? जी, उसमें बुनियादी तौर पे जो अभी शाम में ख़ास तौर पे अलकुद्स के 5 बजे के करीब हमास ने, उनके अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक डेडलाइन मुकर्रर की थी इसराइलियों के लिए कि जो उनके एश्कलॉन या अस्कलान शहर में बसते हैं, यहूदी बस्ती में, कि वो उसे खाली कर दें, क्योंकि इस वक्त उनका ये ख्याल था कि इसको टारगेट करके हम एक करीब तरीन हदफ जो है वो बड़े पैमाने पे ब्लो कर सकते हैं। और ये टारगेट किस तरह करेंगे? वैसे रेड करके करेंगे किसी और तरीके से? ये उन्होंने जो उनके पास स्मॉल स्मेल रॉकेट्स हैं उसे, और जो मिसाइल उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको वो इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब करना चाह रहे थे। और उसके साथ साथ उनकी इनकर्जन अभी भी मौजूद है गज़ा के अंदर। अगर इसराइल कह रहा है कि हमने मोर और लेस जो है वो क्लियर कर लिए हैं, नहीं, अभी भी उनके 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इस वक्त हमास के जो जंगजू हैं वो मौजूद हैं, अगरचे उनकी तादाद उतनी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ इसराइल ने जो पैरेलल अपना क्लेम दिया है कि इस वक्त जिन इलाकों में हमास ने रेड किया था या उनकी फ़िज़िकल इनकर्जन मौजूद थी, 1500 के करीब कैजुअल्टी फिगर इसराइल ने दिया है कि हमास के जंगजू जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे उनकी लाशें मौजूद हैं। थोड़ा सा मुहासरे की बात करें। हम बैनुल-अक़वामी मीडिया पर देख रहे हैं कि मुहासरे को वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह एक आम किस्म का मुहासरा है, लेकिन ये मुहासरा पिछले मुहासरे से, जो ये मुहासरे के ऊपर एक मुहासरा है, पहले भी मुहासरा था। जी, इसमें कुछ ये कितना सख्त है और इसके मुख्तलिफ पहलू क्या है मुहासरे? जी, यकीनन ये 2 लिहाज से ब्रूटल है। एक तो ये है कि जो गज़ा के साथ इमीडिएट क्रॉसिंग है, रफ़ा क्रॉसिंग जो इजिप्ट के साथ कनेक्ट करती है, वो इमीडिएट बंद हो गई है। उस पर भी इसराइल ने बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया है। और उससे बढ़ के जो इंसानी अलमिया पैदा हुआ है वो उनकी एरेस क्रॉसिंग, जिसे वो करम अबू सालिम क्रॉसिंग भी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे जो बड़े गुड्स ट्रक हैं जो कस्टम ड्यूटी पे करके बाकायदा पैलेस्टाइन आते हैं या गज़ा आते थे, वो पहले ही दिन हमास ने तबाह कर दी थी और उसके बाद से वो बंद है। इसी वजह से ये दोनों रूट्स जो बेसिकली लैंड रूट्स हैं ये चौक हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई एंट्री एग्ज़िट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसकी तरफ उनके जो मिलिट्री जो उनके वज़ीर दिफ़ा थे उन्होंने इशारा किया था कि हम गज़ा का मुकम्मल मुहासरा करने जा रहे हैं। उनकी मुराद ये थी कि यहाँ ना पानी पहुँचेगा ना खुराक पहुँचेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ा की तकरीबन 60% बिजली जो है वो ख़ुद इसराइली इलाके से आती है, बाकी मिस्र से आती है। और मिस्र का भी टेक्निकल फॉल्ट बाज़ औक़ात अक्सर रहता है
और या उसे इसराइल सबोताज करता रहता है। तो इस तो ना खुराक है, ना पानी है, ना दवाइयाँ हैं, ना कोई वहाँ पर पहुँच सकता है और ना बिजली। जैसे आपने पहले इशारा किया कि गज़ा तो 2007 से ऑनवर्ड मुहासरे में था, और ऑफ एंड ऑन इसमें शिद्दत उस वक्त आती रही है कि जब गज़ा पर इसराइली जंगें मुसल्लत होती रही हैं। 4 जंगें तकरीबन 2007 से अब तक जो है वो इसराइल कर चुका है, और उसमें जो सबसे बड़ा उनका टारगेट होता था वो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। अभी भी सिचुएशन ये है कि जितने भी गज़ा के हॉस्पिटल हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो ऑपरेशनल हालत में नहीं रहे, क्योंकि वहाँ किसी किस्म की कोई दवाई, कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट वो नहीं है। सर, नाजरीन की सहूलत के लिए, और मेरे ख्याल में नुक्ता में बार बार रेज़ करना चाहिए, अमूमन हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर जंग होती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। हमने म्यांमार के अंदर देखा, जब वहाँ पर बहुत बड़ा एक सानिया हुआ तो लोग वहाँ से निकल के बांग्लादेश की तरफ चले गए। 3 जगह से तो ममालिक है, सीरिया भी मौजूद है, लेबनान भी मौजूद है, इजिप्ट भी मौजूद है, एक तरफ समंदर है। इसराइल को तो चले हम निकाल देते हैं बीच में से, तो ये लोग निकल क्यों नहीं सकते? ये लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल पाएं। देखिए जी, जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो एक ऐसा, आप कह लीजिए, सिविलियन एग्जिट पॉइंट है कि वो भी मिस्र की स्वीट विल पे खुलता बंद होता है, क्योंकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस हवाले से, और एक क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के साथ है, तो इस वजह से वहाँ पे भी बड़ी लिमिटेड मूवमेंट होती है। एक तरफ जो एरेज क्रॉसिंग है वो टोटली इसराइल के कब्ज़े में है, वो चाहे तो खुलती है, अदरवाइज़ नहीं खुलती। जहाँ तक उनका समंदर का ताल्लुक है, 9 नॉटिकल माइल से आगे फ़लस्तीनी जो है ना वो फ़िशिंग कर सकते हैं, ना वो किसी किस्म का ट्रैवल कर सकते हैं, सिवाय ये कि कभी कभार वो साहिल पे धूप सेकने चले जाएं या कुछ बात लेने चले जाएं, तो उसके अलावा उनके पास टोटल इलाका चौक है। जहाँ तक उनके अपने वेस्ट बैंक का इलाका ताल्लुक है, तो वेस्ट बैंक पहुँचने के लिए उन्हें जितने बड़े पैमाने पे इजरायली चौकियों, फौजी नाकों का गुजरना पड़ता है, उसके लिए वो महाल है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2006 में जब इलेक्शन हुआ और जो लोग गज़ा से जीते थे हमास के नुमाइंदे, वो इजलास में शिरकत के लिए पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव असेंबली के वेस्ट बैंक नहीं जा सके। उनकी जितनी भी देर वो मुद्दत रही, 5 साल 6 साल, वो वीडियो लिंक के ज़रिए या उनकी जो नशिस्तों पे उनकी तस्वीरें पड़ी होती थी और वो फ़ोन के ज़रिए उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये वो सिचुएशन है जो एक उन्होंने यहूदी बस्तियों का जाल बुन रखा है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चौकियाँ दर चौकियाँ, और फिर अभी उन्होंने रिसेंटली एक डिजिटल अपार्थाइड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जो आपकी फेस रिकग्निशन करता है, जो इसके लिए इसराइली टेक्नोलॉजी बड़ी मशहूर है। तो वो उन्होंने जगह जगह लगा दिया है कि जैसे ही कोई वांटेड बंदा या ऐसा बंदा कि जो उनके ख्याल में यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकता है, तो उसको वो फ़ौरन नैप करते हैं, उसको या तो वही न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उसको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। जंगी सलाहियतों की तरह बात करें, अब ज़ाहिर है जंग तो ये तवील मुद्दत है, इसराइल की तरफ से पैगाम बड़ा वाज़ेह है, और मैं उस पर भी आऊँगा कि क्या वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमास की सलाहियत के ऊपर बात करें, अभी आपने बताया कि किस तरह वो एक करीब तरीन जो शहर है उसको खाली करवाने की बात कर रहे हैं, और शायद अदले का बदला, वो क्या आप बता रहे थे मुझे? तहजीर बे तहजीर, जी बिल्कुल, यानी हिजरत के बदले हिजरत। ठीक है। तो उनके पास एक कैपेबिलिटी, ज़रा उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बताएं कि जो कसाम मिसाइल है इसके अलावा या शॉर्ट जो गन्स है उसके अलावा। हावन रॉकेट एक मशहूर है उनका, फिर इसी तरीके से जो उन्होंने अल कसाम के नाम से रॉकेट, फिर इसी तरीके से उन्होंने कुछ इंडिजिनस हल्के मिसाइल जो तकरीबन तल अबीब 70 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पर जब ये अटैक किया 7 को, तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी हैरत थी कि किस अंदाज से इसराइल की वो इंतहाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस वाल जो है वो उनके बुलडोज़रों की नज़र होगी, और वहाँ से वो मोटरसाइकिलों और उसके ज़रिए अंदर चले गए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमास ने तकरीबन मार्च से एक मार्च जो है मुनज़्ज़म कर रखा था, उसका नाम उन्होंने रखा था राइट टू रिटर्न, क्योंकि फ़लस्तीनियन का ये हक है कि वो उनको डिस्प्लेस किया गया तो वो अपने वतन वापस आ सके। तो उसको हाईलाइट, क्योंकि जो ओस्लो माहदे में जो 2 चीज़ें डेफर की गई थी, उसमें एक फ़ाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए राइट ऑफ रिटर्न, और दूसरा अल-कुद्स शरीफ का स्टेटस कि ये किस रियासत का दारुल हुकूमत होगा। तो ज़ाहिर है उस पर तो वो बात नहीं कर सकते कि रियासत का वजूद नहीं है, तो वो चाह रहे थे कि इसको हैमर किया जाए, इसलिए कि फ़लस्तीन के अंदर यानी इसराइल के अंदर उनको इस वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन का ख़दशा लाहक है, क्योंकि इसराइल ने जो बड़ा ख्वाब दिखा के दुनिया भर से यहूदी इलाके आबाद किए थे, अब इस साल के आगाज़ से वहाँ जो इंतहा पसंद दाएँ बाजू की तर्जुमान हुकूमत नेतन्याहू ने बनाई, और उनके बहुत ही शिद्दत पसंद जो वज़रा थे, उन्होंने जिस अंदाज से अपनी अदलिया के साथ सींग फंसा लिए, उसके नतीजे में उनकी पूरी सिविल सोसाइटी जो है वो ऑन स्ट्रीट्स आ गई अगेंस्ट देम, और हर हफ्ते को तकरीबन 26 हफ्ते हो गए हैं वीकली उनका प्रोटेस्ट होता है।
उस प्रोटेस्ट में ना सिर्फ उनकी सिविल सोसाइटी बल्कि उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स, उनके रिजर्विस्ट, ये तमाम लोग शामिल थे। और ये सिचुएशन देखते हुए जो लोग बड़े ख्वाब दिखा के लाए गए थे उन्होंने जहाज़ भर के वापस जाना शुरू कर दिया अपने ममालिक की तरफ। तो अभी भी जो इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन है वो अरूज पे है। आपको जितनी भी वहाँ से चार्टर्ड प्लेन्स उड़ते नज़र आ रहे हैं, कोई ब्राज़ील जा रहा है, कोई इटालिया जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वो सारे के सारे रिवर्स सो मच सो कि इस वक्त जो नेतन्याहू का अपना बेटा है उसने भी अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। तो बताते हैं कि तमाम जूस के लिए ये एक जन्नत है जी, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो फिर आपको हालात का अंदाजा होता है। अब ये जन्नत जो है उनके लिए जहन्नमज़ार बनी हुई है। और अब ये जंग है इसका क्या असर होगा इसी रिवर्स माइग्रेशन पे जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, क्योंकि हालात अगर ऐसे हैं जब वो देख रहे हैं कि तकरीबन 900 के करीब इसराइली जो मारे गए हैं, हलाकों की तादाद और भी हो सकती है, तो इसके बाद तो वो जो जन्नत की तस्वीर बना रहे थे और ख़राब हुई। कतन उनके लिए वहाँ सर्वाइव करना, रहना मुश्किल है। और अभी तो जो बड़े बड़े जैसे हमारे एक वो आयरलैंड के शायद कोई वो हैं जो पाकिस्तानी नज़ाद एक जीते हैं, उनकी अपने ससुराल वहाँ फंसा हुआ है और उन्होंने अपील की है, जो हमजा यूसुफ हैं, उन्होंने अपील की इसराइल से कि उन्हें कम से कम रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने कहा जी गज़ा में हमारा पर जलते हैं, उसके लिए माजरत, अगर कहीं और हैं तो हमें बताएं। तो इसराइल की अब स्ट्रेटजी क्विकली क्या होगी? अब वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा? पहले तो इन एंड आउट ऑपरेशंस थे, आप लाते थे, अटैक करते थे, पुल आउट करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से मोबिलाइज किया हुआ उन्होंने, अब आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि हमास ने ये एक्टिविटी की कैसे, कि उन्होंने मार्च से एक जो अपना ग्रैंड मार्च जो है राइट रिटर्न का वो कर रहे थे, उन्होंने उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है ये गजा का पूरा बॉर्डर मैप किया, इसके सारे वो लूप होल्स देखे कि कहाँ से हिट किया जा सकता है, क्या किया। और उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की। उन्होंने कभी हॉट बैलून्स जिसमें जहरीला मवाद भर के वो यहूदी बस्तियों में गिराते थे, कभी वो पतंग आग लगा के वहाँ गिराते थे, कभी उन्होंने मुख्तलिफ जो बड़े टायर हैं उसके अंदर जहरीला मवाद ला के जलाया। और इस एक्सरसाइज के नतीजे में उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। और जब उन्हें ये तमाम उनके वीक पॉइंट्स पता चल गए कि कहाँ, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक पैलेस्टीनियन फ्लैग है जो उनकी उस स्मार्ट वॉल पर लगाया जी, और उसके अंदर बुनियादी तौर पे बूबी ट्रैप था, और उसको जैसे ही वो लेके 4 फौजियों के अंदर गया तो किसी ने उसको रिमोट से उड़ाया, सारे के सारे हवा में। इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर। और ये इतने तवील अरसे से प्लानिंग हो रही है और बड़ी स्मार्ट प्लानिंग थी। तो अगर आप क्विकली बताएं तो इसराइल की आप कैपेबिलिटी क्या है, कंसिडरिंग कि अमेरिका कह रहा है कि हम आपको मदद भी भिजवा रहे हैं। जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने हमास को कंडेम किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हिसार के ऊपर आपको एक ब्रीच नजर आ रही है। फ्रांस ने भी कहा, स्पेन ने भी कहा, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। लेकिन अमेरिका की मदद मौजूद है, इसराइल के पास कैपेबिलिटी वर्सेस हमास। देखिए जी, इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका तो कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते हम हमास के साथ। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो इसराइल अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि जिस अंदाज से उन्होंने बहरी बेड़ा ला के खड़ा किया है, उन्हें तो बुनियादी तौर पे एक टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए अपने असले को टेस्ट करने के लिए, और जो नहीं टेस्ट हो सका अभी इस वक्त जो उनका आयरन डोम प्रोजेक्ट है वो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट है कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने उसके 2015 के बाद से उन्हें रीफिल्स भी नहीं दिए, क्योंकि इस वक्त एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 30 से 40 हज़ार डॉलर खर्च करके वो उन्हें आयरन डोम नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि एक बेसिकली एक छाता है जो आपके वल्नरेबल एरियाज़ के ऊपर या अपने तमाम सरहद के ऊपर आप लगा देते हैं, और जो भी आने वाला मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उसमें जो हमास ने स्ट्रेटजी यूज़ की जिसकी वजह से उनका सारा सिस्टम न्यूट्रलाइज हुआ कि हमास, उन्होंने पहले इसको फोकस कर रखा था सिर्फ रेजिडेंशियल और सेंसिटिव इलाकों पे। हमास ने पहले वो सारे का सारा जो है वो इस्तेमाल किया खाली जगहों पे, ताकि उनकी तवज्जो उस तरफ बटे। जैसे ही उनका सिस्टम इंगेज हुआ है और उसके बाद उन्होंने बराज ऑफ रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं। सो इसराइल की जो कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जंगी सलाहियत अब वो क्या डिप्लॉय कर रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में किस किस्म की जंग हम देख सकते हैं? देखिए जी, ज़मीनी ऑफेंसिव तो गज़ा में आपको पता इसराइली जो है वो किसी हॉट सरजमीन पे कदम नहीं रखते, और ख़ास तौर पे गज़ा उनके लिए एक नाइटमेयर रहा है, क्योंकि 2005 में यही यहूदी बस्तियां खाली करके वो तशरीफ़ ले गए थे। और उसके बाद अब नेतन्याहू चाहे जितने मर्जी नारे लगाएं कि हम आपको तबाह कर देंगे, हम वापस आएंगे वगैरह वगैरह, तो ये सियासी नारे हैं और इसकी अपने अवामी कंजम्पशन के लिए हैं। जो भी इस वक्त मिलिट्री माइट इसराइल इस्तेमाल कर सकता है वो एरियल बॉम्बिंग के अलावा या उनके पास जो प्रिसाइज मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जो है जी वो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव आपको नजर नहीं आता? ग्राउंड ऑफेंसिव आई डोंट सी इट। अगर वो होता है तो वो इंगेज होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। बावजूद कोशिश के हम दोनों जो हमारे
मेहमान थे उनको हम ज्वाइन नहीं करवा पाए गज़ा से। अपेरेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। पहले उनके मोबाइल्स भी चल रहे थे और इंटरनेट भी कुछ थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन अब जब हमने कोशिश की तो नहीं हो पाया। बहरहाल मंसूर साहब ने हमें बहुत मालूमात दी और तजिया भी दिया। हमारा प्रोग्राम जारी है। अगले हिस्से में हम बात कर रहे होंगे मुर्तज़ा सोलंकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है निगरान हुकूमत के, और आदिल शाहज़ैब सहाफ़ी तजियाकार जिन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बाद वो इंटरव्यू 3 दिन नहीं चला क्योंकि उनका प्रोग्राम नहीं होता है और उसके ऊपर एक हंगामा मचा। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मुर्तज़ा सोलंकी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर में आदिल शाहज़ैब भी ज्वाइन करेंगे हमें। और मौजू है कि क्या वाक़तन पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, करवा के रुकवाए जा रहे हैं, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद क्या सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आपने तो इंटरव्यू नहीं रुकवाया क्योंकि वो तो चल गया आखिर में आके इंटरव्यू ना, लेकिन ये इल्ज़ाम भी लग रहा था कि इंटरव्यू हुआ और उसके बाद डॉन ने रुकवा दिया। आपने शायद चलवाने की कोशिश की थी, डॉन ने रुकवा दिया, ये बहस चल रही थी। थोड़ी देर बाद कोई मुझे कहेगा कि आपके सर पर सींग उग गए हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि नहीं मेरे सर पर सींग नहीं है। तो इस मुल्क में कोई भी किसी पे बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में एक पॉलिटिकल इकानमी है झूठ की और स्लेंडर की और गलत मालूमात की, और जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगे उतने ज़्यादा आई बॉल्स होंगे और वो जो है वो नाम नेहाद खबर फैलेगी। तो कहने को मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि जी ये हो गया वो हो गया, पहले इल्ज़ाम ही लग रहा था करवा दिया, फिर उनका जो डॉन ने स्टैंड ले दिया और उसके बाद आदिल शाहज़ैब की ट्रोलिंग शुरू हो गई, फिर आप पर भी कुछ इल्ज़ाम, आप समराज हुकूमत पर इल्ज़ाम लगे। सो यू फॉलोड दैट डिबेट। मैंने सोशल मीडिया पर देखी, मैं हंसा और अपने कुछ दोस्तों को मैंने मैसेज किए जो मैं आपको इस शो के बाद आपको दिखा सकता हूँ। और वो क्या थे मैसेज? मैं यही कि जी वो सुना है कि जी वो डान न्यूज़ ने वो रुकवा दिया इंटरव्यू और उन पे बहुत दबाव है तो फलां है ढिमका है। लेकिन मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो रिकॉर्ड हुआ ही इसलिए था कि वो पीर को चले, और मैंने अपने उन दोस्तों को बताया कि मेरी मालूमात ये है कि ये रिकॉर्ड हुआ है और इसीलिए रिकॉर्ड हुआ है कि पीर को चलेगा, और वो चल गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह आपने कहा कि वो कह देगा कि आपके सर पे सींग है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा सींग नहीं है। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने और वीलॉगर्स ने और ट्विटराटी ने ये समझा कि अब आदिल शाहज़ैब जो है इसकी जान को ख़तरा है, उसको वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसके ऊपर वीलॉग्स कर दिए, एक माहौल बनाया गया। उसको आप उसका कैसे एनालिसिस करते, क्योंकि ये सीनियर लोग थे, ये आम लोग नहीं थे जिन्होंने कल से काम शुरू किया। मेरे ख्याल में जब आपके पास स्कूप होता है, एक्सक्लूसिव होती है, आप जैसे तजर्बाकार सहाफ़ी को भी पता है कि कई दफ़ा आप अपनी जो मालूमात है उसको सीने से लगा के रखते हैं, आपके अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है, बहुत सारी चीज़ों पे आप इधर से फूके नहीं मारते। तो उसकी क्या वजूहात हैं वो तो आदिल शाहज़ैब भी बता सकते हैं, लेकिन ये हकीकत कि जी मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे दिन में कोई 5000 फ़ोन आते हैं, मेरे लिए इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है कि मैं सारे कॉल्स उठा सकूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही कोई मगरूर हो गया हूं। और जब इस तरह की अफवाह चले जैसा कि आदिल के हवाले से चली, तो वो शरीफ आदमी कितने लोगों के फ़ोन के जवाब देगा। मुझे नहीं मालूम कि असल में क्या हुआ, लेकिन ये हकीकत कि वो इंटरव्यू चल गया, वो उसमें जो कुछ कहा गया वो अहम है। लेट्स फोकस ऑन दैट। आपके ख्याल में उस इंटरव्यू की सबसे अहम चीज़ क्या है? 2-3 हमने नोट किए, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि क्या आपके ख्याल में सदाकत अब्बासी ने क्या ऐसी बात की है जिसके बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो या अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ हो? ये क्या? मेरी मालूमात में कोई नया इजाफा नहीं हुआ, एक तरह से एक बयानिए की तजदीद है जो कि पीटीआई से निकलने वाले लोगों ने की है 9 मई के बाद, और वो यही है कि खान साहब और उनके करीब एक छोटा सा जो ग्रोह है वो मुसर था कि हमने रियासती इदारों के साथ टकराना है, अस्करी इदारों के साथ टकराना है, और इससे हम एक बहुत बड़े इनकलाब की तरफ जाएंगे। तो उसकी तजदीद होती है जो उन्होंने कहा। इससे पहले लोगों ने भी यही कहा। मेरे ख्याल में यही एक बुनियादी नुक्ता है इस पूरे उस इंकशाफ का जो इंकशाफ नहीं है। उनके इस क्लेम को कि मैं गिलगित चला गया था फैमिली के साथ, लीव असाइड
मालूमात, बेसिकली कितने लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे? वैसे या आपको यकीन आता है कि वाकईतन वो इतना अरसा गिलगित रहे? मैंने तो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ही बात की, जो 4-5 लोग हमें, मुझे पता है, मालूमात रखते हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जी यहाँ पर अगर होते ना तो शाहमूद कुरैशी, जिस तरह मलाइका साहबा उन्होंने रखी हुई थी पिछले चीफ मिनिस्टर ने, उनकी तरह पकड़े जाते। यहाँ पे था नहीं। बट यू बिलीव कि ही वाज इन गिलगित? मेरे पास कोई मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे मुसद्दका इतला, बट आप मुमकिन बिल्कुल है। हसन याजी कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? वो कोई लाहौर से, कोई इचरा से, मंसूरा से, वहाँ से तो नहीं हुए थे। वो उस हवाले से तो शुमाली इलाका जार कोट एंड कोट में आ जाता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ गया हुआ था। ही वाज मेकिंग इट साउंड एज इफ, मतलब ये कि रिक्रिएशनल किस्म का ट्रिप था। ये मुमकिन नहीं है ना? मेरे पास क्योंकि मालूमात नहीं है और वो मुसद्दका नहीं है, तो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैं गैर मुस्तनद क्या साराई जो है उससे परहेज करूँ। आई रिस्पेक्ट दैट। इस पर आइएगा कि 9 मई के वाक़यात और बयानात और जो नैरेटिव है रियासत का भी, जो मुकदमात चल रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर चल रहे हैं, उनको तक़वियत मिलती है इस किस्म के मवाद से जब ये सामने आता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो या इंटरव्यू की सूरत में, या आपके ख्याल में पब्लिक ओपिनियन उससे पुट ऑफ हो जाती है कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक ही बात कर रहे हैं? व्हाट्स योर टेक? देखिए, बयानिए के हद तक तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि 9 मई क्या था, लेकिन सिर्फ इनके बयान से सब कुछ नहीं होगा। 9 मई में जो लोग मुलविस थे उनके हवाले से जो दस्तावेज़ी सबूत हैं, जो टेक्निकल सबूत हैं, जब वो अदालत के अंदर चलेंगे उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा होगी इनके इंटरव्यू के मुकाबले पर। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मौजू को किसी और ज़ाविये से भी देखेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हुई जो डॉन के मशहूर ज़माना इंटरव्यू में चली। हम चंद एक आपको सुनाना चाहते हैं। जो प्लानिंग थी उसका मकसद क्या था, और ये सदाकत अब्बासी जैसे लोग जो हैं, जो मैं उनके कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाऊंगा, जो गंग हो किस्म के लोग हैं, जो कह रहे थे कि 12 मई के बाद भी अब आपको पता चल गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। वो ट्वीट्स में हम आपको दिखाएंगे वो क्या क्या रहे हैं, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि PTI के अंदर उस वक्त क्या डिबेट हो रही थी। आपकी हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये बात कर चुके हैं, आप भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कर चुके हैं, बतौर मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर चुके हैं कि ये संजीदा तरीन मामला है, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अब ये जो बयान है कि बुनियादी तौर पर प्लानिंग का रुख क्या था, ये उसको रीइंफोर्स करता है उस नैरेटिव को। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है, सदाकत अब्बासी साहब कुछ मैं ट्वीट्स भी दिखाना चाहूँगा। जब वो लियाकत बाग पहुंचने की बात कर रहे हैं, वो दिखाइएगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कीजिएगा। गाड़ी में इनकी तस्वीर है और कहा कि एहतजाज के लिए लियाकत बाग फौरी तौर पर पहुँचे। इसके अलावा ये जब किसी ने, उमर हयात खान ने कहा कि क्या सदाकत अब्बासी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे फस्ताई जुल्म और जबर और खौफ और राज के दौर में PTI छोड़ने वालों को बुज़दिल, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज़ इन कैरेक्टर और कम ज़र्फ़ करार देता हूँ। मैं पोठवार का बेटा हूँ, कभी अपने मुंतखब करने वालों, कारकुनों और सपोर्टर्स को धोखा नहीं दे सकता। इमरान खान हमारा लीडर है और PTI हमेशा से मेरी पार्टी। एक और ट्वीट अगर आप इसमें दिखा लें जिसमें वो कह रहे हैं कि रेड लाइन क्या होती है, अब बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर आप वो ट्वीट दिखा पाएँ कि रेड लाइन क्या होती है, अब बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। सो उनका इंटरव्यू, उनका ये बयानिया, उनके ट्वीट्स, दे डोंट मैच अप। सो व्हाट डू यू थिंक वाज हैपनिंग? देखिए, मैं तो इस पर कुछ क्या सराई ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ठोस मालूमात नहीं है। ये ऐन मुमकिन है कि ये अगर ये ट्वीट्स उनकी अपनी हैं, जी उनकी अपनी है, और उनको उसको यकीनन वो ओन अपनी से राजी के कहीं उनके ट्विटर अकाउंट से चलवाई ना गई हो। हाँ, ठीक है, फेयर पॉइंट, ठीक। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये उनकी अपनी भी हों, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो इस खुदकुश बयानिए के साथ थे उस वक्त। जब उसके नताइज सामने आए, जो कि सब लोगों ने देखा, एक चेंज ऑफ हार्ट जो है वो मुमकिन है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जी वो क्योंकि गायब हो गए थे तो कोई ऐसे हालात हुए, लेकिन ये जो बयानिया है जो अब जो वो फरमा रहे हैं, ये मिलता है। एक बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। ये सदाकत अब्बासी पहले शख्स नहीं हैं, बल्कि आप बहुत पीछे ले जाएं अगर, तो अभी ये सारे सानिहात नहीं हुए थे,
तो आप शहबाज गिल साहब जो एक टीवी चैनल पर बैठकर जिस तरीके से फ़ौज की निचली और दरमियानी क़यादत को जो बालाई जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ उकसा रहे थे, इसी तरह से और बहुत सारे लोगों ने, जिनमें फयाज़ चौहान भी शामिल हैं और भी लोग हैं, आमिर कियानी हैं, उन्होंने बताया कि ये पूरा बिल्डअप हो रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक मुनज़्ज़म सरगर्मी थी और इसका मकसद क्या था। तो अब अगर हालात की वजह से जो भी हालात हैं वो समझते हैं कि ये एक खुदकुश बयानिया था और वो उसकी हक़ाइक़ बता रहे हैं, तो इसलिए कि ये मुनहरफ हो गए हैं तो इनकी बात गलत होगी, ये मंतकी तौर पर ये। लेकिन लोग ये भी कहते हैं जी कि अब आपने एक मरतबा इतना बड़ा जो है वो मसला खड़ा किया, आपने फिर ये देखा कि अब आपके पास क़ुव्वत और ताकत नहीं है, जब रियासत ने आगे से ज़ोर लगाया तो अब आप इंटरव्यूज़ दे के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्नी कतरा के भाग रहे हैं। तो इट्स लाइक सेइंग कि ठीक है, जिसने एक्सीडेंट किया, मैं भी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने भी स्टीयरिंग को हाथ लगाया था, लेकिन चूंकि अब एक्सीडेंट हो गया तो मैं माजरत चाहता हूँ और इस ड्राइवर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक किस्म की आप समझे कि आपने डर्टी लॉन्ड्री को साफ करने का तरीका बना लिया कि इंटरव्यू दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बी डन विद इट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मुनहरफ हो गए हैं, लेकिन उन पर कुछ संगीन केसेस हैं, वो अभी भी उस प्रोसेस में हैं। तो ये कोई गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं है कि आप मुनहरफ हो गए। होना चाहिए गेट आउट ऑफ जेल, या नहीं होना चाहिए? अगर आपने कोई जराइम किए हैं, भले आप नादिम हों, लेकिन कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। आदिल साहब हैज़ जस्ट जॉइंड अस। मुझे तो लग रहा था ये भी कहीं गिलगित ना चले गए हों, और इंटरव्यू तो इनका जब चलना था तब चला, लेकिन मुझे इनके बारे में ज़रा परेशानी हो रही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बस क्विकली अगर आपसे मैं बात करता चलूँ कि आप जो जेलों के अंदर हालात हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों को 9 मई के वाक़यात के ज़ुमरे में जेल के अंदर डाला गया था, वो उनके हालात ठीक नहीं है। तो आपकी हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की। लेटेस्ट आपके ख्याल में क्या है कि जेल में वैसी ही ट्रीटमेंट है जैसी होनी चाहिए, या 9 मई की वजह से ज़्यादा सख्ती हो रही? जेलों के हालात वही हैं जो कि कई दिहाइयों से चले आ रहे हैं, उसमें कोई बुनियादी तब्दीली किसी हुकूमत ने इनको खासी खुसूसी ट्रीटमेंट तो नहीं दी जाती इनको, क्योंकि इमरान खान के हवाले से तो बहुत बात होती है, लेकिन बाकी जो लोग जेल में कम बात होती है उसके ऊपर। ईमानदारी की बात यह है कि उनके जो हालात हैं, उन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है जो ये बताए कि उनके साथ कोई गैर मामूली सख्ती की जा रही है। आदिल, आपके गैर मौजूदगी में हमने आपके इंटरव्यू की बड़ी बात की। इनसे कहें कि मुझे वकील हायर कर ले, मैं थोड़ी देर पहले इनकी वकालत कर रहा था। इन्होंने आपकी अच्छी वकालत की और मौसर वकालत की। चेक इज इन द मेल। ये तो मैं रिपीट देख के फिर पता करेंगे कैसे होगा। ये बताइएगा कि आपका जो इंटरव्यू था जी, वो नहीं चला जब लोगों का ख्याल था कि उसको चलना चाहिए, उसी वक्त चलना चाहिए था जब लोग कह रहे थे, या उसको चलना ही उस वक्त था जब ये चला, यानी कि सोमवार को? देखिए तलत साहब, थैंक यू। एक तो मैं पहली दफ़ा इस पे बात करूं, वो भी चूंकि आपको इनकार करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। ये जितना भी सोशल मीडिया पे चला ना, हेयर से था सारा। मैं उस पर क्यों नहीं बोला, उसकी वजह ये थी कि जब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, देखें अब डॉन जैसा इदारा, इन द वे डॉन वर्क्स, हमने उसको लीगली चेक करवाना था। ठीक है, और लीगली जब चेक करवाया, उसके बाद जब वो क्लियरेंस आ गई तो फिर था फ्राइडे को मेरा शो होता नहीं है, सैटरडे को होता नहीं है, संडे को होता नहीं है, मंडे को वो इंटरव्यू चलना था, मंडे को वो इंटरव्यू चल गया। मैं इस पे क्यों खामोश रहा, क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखें मेरी जो इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, और बड़ी सख्त कैंपेन थी। अगर सख्त सोलंकी साहब ये कह चुके हैं कि वो चलना ही सोमवार को था, जी, लेकिन वो 4 दिन बहुत होते हैं ना, 4 दिन में बहुत कुछ हुआ जी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअली पता था कि देखें ये सारा हेर से है, ये सारी कैंपेन है। और दूसरा देखिए, मैं जिस इदारे से बिलोंग करता हूँ ना, उन्होंने देखें मेरी आज जो ये इंटरव्यू जब कल चल गया ना तलत साहब, उसके बाद मेरी इंटेग्रिटी पर जो सवालिया निशान लोगों ने उठाने की कोशिश की, वो उधर ही ख़त्म हो गए। डॉन का अपना जो एडिटोरियल डिसीजन था, एंड आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट। मैं इवन सोशल मीडिया इदारा आपको एंडोर्स कर दे, डॉन जैसा इदारा आपको एंडोर्स कर दे, एग्जैक्टली, तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं रहती। लेकिन अब और किस्म के सवाल आपके बारे में उठा रहे हैं कि जी देखें जी, आपके बारे में तो वो
जब इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो डॉन को उन्होंने कहा जी कि कायद आज़म का ख्वाब पूरा हो गया। वो भी देखिएगा ज़रा आप, अगर आप दिखा पाएँ स्क्रीन के ऊपर कि कायद आज़म का ख्वाब पूरा हो गया। और जब ये इंटरव्यू चल गया तो उस मौसूफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जिस तरह कायद आज़म जो है वो कायद आज़म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमाद अजहर साहब का जो है जी प्राउड टुडे वाला जो ट्वीट था, हमाद अजहर साहब ने इंटरव्यू चलने के बाद डिलीट कर दिया। सो हाउ डू यू सी दिस एब एंड फ्लो? जब इंटरव्यू नहीं चल रहा था तब जो लोग बात कर रहे थे वो सीनियर लोग बात कर रहे थे कि आप पता नहीं गुम हो गए हैं, आप पर दबाव बढ़ा है, और कोई कर्नल उसके अंदर बैठा हुआ था। बहुत सारे सीनियर लोग भी थे उसमें, नहीं? देखिए मैंने तो सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा गया नहीं, और चूंकि वो हेर से थी और मुझे पता चल रहा था कि एक बिल्डअप हो रही है ये चीज़, रियलिटी का मुझे पता था कि इंटरव्यू हो चुका है और इंटरव्यू कब चलना है। एक साहब ने कह दिया आपका फोन बंद है, आप पता नहीं कहाँ पे चले गए। वो देखिए, वो तो अब मुझसे जिसने राब्ता किया मेरी सबसे बात हुई, और मैं उस पर बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे रियलिटी का पता था कि यार ये इंटरव्यू जो है वो क्लियरेंस वगैरह सारी हो चुकी है, लीगली ये चलना है मंडे को। अब मैं उस पर क्या बात करता तला साहब, इतनी हजारों चीजें बना दी गई, ठीक है। ना वो बंदा जो था उसके साथ कोई, ये कहा गया कि जी 2 वर्दी वाले बंदे उसके साथ आ गए। मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी 14-15 साल की अपनी जो इंटरनेशनल जर्नलिज्म है वो दाव पे लगा दूं, मैं ऐसे काम करूंगा, ठीक है। दूसरा ये कि जी अंडर ड्यूरस था, आपने पता नहीं वो इंटरव्यू देखा या नहीं देखा? काफी मरतबा देखा, वो 2 मरतबा देखा। जनाब वो बात कर रहा है एजुकेशन की, निसाब की, वो सारी जितने भी चीजें थी। देखें उस इंटरव्यू में बैसियत सहाफी जो सवाल मैं उठा सकता था कि भाई आप किधर थे, आप देखें उनसे मैंने ये भी सवाल किया कि भाई आप लोग तो गायब होते हैं, आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आप किधर थे, आप थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करें, ये वो वाला मामला तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया इंटरव्यू के लिए, वो चाहते थे मैं जाके उनके पास इंटरव्यू करूं, मैंने कहा नहीं, आपने मेरे स्टूडियो अगर आना है। पहला मेरा सवाल उनसे था भाई आप हैं किधर, उसने कहा आई एम फाइन, ऑल वेल, ऑल फाइन, मैं आपके पास आ जाता हूं। मैंने कहा आप आ जाएं। वो आए, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद जो हमारी आखिर में बात हुई कि यार मैं आपसे जरा कॉफी शॉफी पे मिल सकते हैं कल, उन्होंने 4 बजे का मुझे टाइम दिया, अपने घर का I8 का बताया। That was the entire episode. If I could bring in मुर्तज़ा साहब on this point, एक तो frankly मुझे 2 चीज़ों पर हैरानी हो रही है कि शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्हें ये भी कह दिया कि वो वीडियो जब वो घर में आते हैं और मिलते हैं अपनी वालदा के साथ और बच्चों के साथ, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये वीडियो बनवा के उनको दोबारा से उठा के वो ले गए हैं लोग। लेकिन आपको क्या हैरानी ये नहीं हुई कि एक शख्स जो कह रहा है कि इनकी इंटरव्यू के अंदर कि मुझ पे कोई दबाव नहीं है और सिर्फ यही दबाव है कि मुकदमा हो गया है FIR, वो वीडियो में माँ से मिलता है और वो रोता है, फिर वीडियो बनती है, फिर PTI उसकी तशहीर करती है। इट डजंट स्क्वायर अप। एक बंदा इनकी इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, फिर अपनी वीडियो रिलीज करवाता है जिसके अंदर वो लगता है कि पता नहीं कहाँ से वो बाहर आया है। इट डजंट कनेक्ट। देखें मेरे पास हकायक नहीं है, लेकिन मैं ये दोनों फैक्ट्स तो हैं, अंदाजा इंटरव्यू भी है उनकी वीडियो भी है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप 9 मई वाले वाक़े में मुलविस थे और आप छुपे हुए थे, आपकी फैमिली समझ रही है कि जी आपको पकड़ा गया है, लेकिन आप गायब हैं फैमिली से। 1 महीने 2 महीने के बाद अगर आप आएंगे और आप फैमिली से राब्ते में ना हो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, तो इस तरह का सीन होना तो बहुत नॉर्मल बात। फैमिली के साथ गए हुए थे गिलगित, आपके क्या करें यही कहा था? नहीं, उन्होंने कहा मैं GB में था, वालदा की और फैमिली की तो मैंने बात ही नहीं की। तो उन्होंने शायद कहा था कि मैंने कहा था आई वाज अराउंड पिंडी इस्लामाबाद में, उसके आगे पीछे भी चला गया। देखिए आपको एक मैंने चीज पिंडी समझनी इस्लामाबाद का नक्शा देखा, उसमें ना मुझे आगे का टाउन नजर आया ना पीछे का टाउन नजर आया। आई डोंट नो वेयर ही वाज आगे पीछे। देखिए मेरे लिए ना सदाकत इज अ फ्रेंड एट द सेम टाइम। जब PTI में हम ज़ेरे ताब होते थे तो अक्सर खबरें मबरें भी वही हमें अंदर से देते थे। देखिए वो आया मेरे पास 4 तारीख को जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, 3 तारीख को ही वॉज अ फ्री मैन, उनकी जमानत हो चुकी थी, ठीक है। अब मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट, अब अगर तलत साहब कहीं गायब हो जाते हैं, आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार मैं आना चाह रहा हूँ, और मैं ड्यू डिलीजेंस कैसे एज ए जर्नलिस्ट करूंगा? मैं आपको कहूंगा आपने मेरे पास आना है। वो मेरे पास आए, मैंने देखा मामला, बाकी वो जितने अशाश बशाश इंटरव्यू में लग रहे हैं आपने 2 दफा वो इंटरव्यू देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक बंदा उस्मान डार भी चल के गया ना उनके पास, उनके किन के पास? कामरान शाह के पास। मेरे पास तो देखे ना, मैं वैसे कह रहा हूं कि ये चल के जाना जो है स्टूडियो में इज नॉट कन्फाइंड टू सदाकत ओनली, उस्मान डार आल्सो वेंट टू कामरान शाह। हाँ, मुझे तो खैर उसका तो पता नहीं है, मैं तो आपको अपनी बात बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद
इंटरव्यू में जो सवाल मैं पूछ सकता था एज ए जर्नलिस्ट, आप बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं, सोलंकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, अब तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कोई ऐसा सवाल बता दें जो मैं पूछ सकता था एज ए जर्नलिस्ट, मुझे पूछना चाहिए था, वो मैंने नहीं पूछा। ये जरा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। हाँ, इस वजह से मैं इस रास्ते में नहीं जाता। लेकिन एक चीज, लेकिन I have to ask you one thing. I have to ask you one thing. आपके इंटरव्यू में तकरीबन 50 फ्लैशेस हैं, कट्स हैं, 50 कट्स। और चूंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं तो 50 कट्स वहीं पे लगते हैं जहां पे आप एडिट करते हैं। तो आपने इंटरव्यू एडिट किया होगा, विच इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एनी इंडिविजुअल। देखिए, मैंने जब इंटरव्यू हो गया, ठीक है, वो फैसला करना, चलना चलाना, लीगली सारी चीज़ों को देखना, वो हमारी मैनेजमेंट का फैसला है। अब आप बिल्कुल हमारी मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। 17 मिनट्स में 30 फ्लैश कट्स थे, which means that every 30 seconds there was a cut. So therefore, you know, अगर आपने एडिट किया है तो that's your prerogative. But I want to know मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसका मुझे नहीं था पता, ना मैं इसका विटनेस हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल हमारी मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे सकते हैं। जरा उसके ऊपर वापस आइएगा कि अगेन बहुत सारे लोग, आप कहने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये, और बात वहीं पे रुक गई, ये इंटरव्यूज़ करवा के अपनी जान छुड़वाना भी चाहते हैं। तो आपने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर बताया था कि ये जान नहीं छुटनी चाहिए, लेकिन वो सियासत भी छोड़ रहे हैं, तो क्या उनको परसू करना चाहिए? सदाकत अब्बासी ने छोड़ दी, उस्मान डार ने छोड़ दी सियासत, मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, मट्टी पाओ, दैट्स वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। नहीं, देखें, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासतदानों ने, कारकुनों ने सियासत छोड़ी है, फिर वापस आ गए हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। कई लोग हैं जो कि अभी छूटे हैं, लेकिन वो अभी तक पीटीआई के साथ खड़े हैं, अली मोहम्मद ख़ान खड़े हैं। तो ये तो हर आदमी के अपने ज़ाती इंतखाब की बात है। अगर आपसे कहा जाता कि आप वज़ीर इत्तलात बन जाएं, ऐन मुमकिन है कि आपने इनकार किया होता। मैंने फ़ैसला किया कि जी मैं इस रास्ते पे चल पड़ता हूँ। तो ये तो ज़ाती एक चॉइस की बात है। लोग मुख्तलिफ औकात में, लेकिन जो किया वो भरना तो है, उसकी सजा तो होनी चाहिए। देखें, अगर आपने कानून, मीडिया पेरेंट्स के ऊपर आके तौबा करनी और सियासत छोड़ना इज नॉट इनफ। कानून जिसने भी तोड़ा है, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। दैट्स योर स्टैंड। लर्न क्या किया आपने सारी इस एपिसोड से? अगर कोई बड़ा लेसन आपने बतौर सहाफ़ी लर्न? देखिए, मैं बतौर सहाफ़ी लेसन मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से हमारे उमूमी तौर पर ना, देखें, हेयर से पे चीज़ें इतनी बिल्ड हो जाती हैं, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान लग जाता है। सहाफ़ी ऐसे सीनियर जो कि जर्नलिज्म के चैम्पियन बने हुए हैं, वो इसमें शामिल हो गए इस पूरी कैंपेन में। यार, मुझसे बात तो कर लो, मेरा वर्जन तो ले लो। एक इंटरनेशनल इदारा वो एक ट्वीट दो के करके अपनी लाइव पेज पे खबर लगा देता है, फिर साथ में ये भी कहता है कि आदिल शाहजेब के फ़ोन ऑफ हैं। ठीक है, आप अगर मेरे दोस्त हैं या आप मेरी फैमिली से हैं, आप मेरी वेलबींग के बारे में परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, वन साइडेड चीज़ें करना, अब एक चीज़ में बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है। हेयर से पे आपने पूरे व्लॉग कर दिए, सारा सब कुछ कर दिया, और हकीकत ये है इस पूरे 3-4 दिनों में मेरा इदारा मेरे साथ खड़ा रहा, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू डॉन। और आखिर में जब चल गया तो मेरी इंटेग्रिटी पर डॉन ने जो है वो एंडोर्समेंट लगा दिया। दैट्स इट। फाइनल 5 सेकंड्स फॉर यू ऑन दिस थॉट कि जी ये जो हेयर से की इंडस्ट्री आपने कहा था ना, कि मैंने तो आपसे कहा कि एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है झूठ की, बहुतान लगाने की, और बड़े से बड़ा जो है ना वो इल्ज़ाम लगाने की। आप कहें कि जी घोड़ी ने जो है वो गधे को जन्म लिया है, और आप डट जाएं इस पे, और लोग कहें अच्छा वाकई, तो अब एक पूरी एक सियासी मईशत जो है इस पर बन गई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।